हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त का मनोबल तो टूट ही जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं है, एग्जाम तो होना ही होना है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि 2027 में इलेक्शन है और इलेक्शन आने के बाद सब कुछ होता है। अब तक 2022 से जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं, कई बार उनके भावनाओं के साथ खेला गया है। खैर, अब उनकी बारी आ गई है। ठीक, अब आप लोग इन लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। लेकिन हम पब्लिक ना बेवकूफ बन जाते हैं, भावना में बह जाते हैं। तत्काल हमें कुछ चीजें दिखाई देती, बाकी हम लोग क्या थपेड़े खाए वो चीजें भूल जाते हैं। तो ये हमें अपने पावर का, अपने शक्ति का इस्तेमाल करना है। ठीक, आप लोग अपना बदला निकालना, जितना भी भावनाओं के साथ खेला गया है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर भाई इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकता, इस तरीके से मनमानी तानाशाही नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो खैर, हम लोग को राजनीति नहीं करनी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि अब एग्जाम होगा। ठीक है, दिसंबर से जनवरी फरवरी तक आप लोगों का एग्जाम, सारे एग्जाम हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आप लोग जानते हो 2026 में जब ये आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे लेंगे, तभी तो वोट बैंक बनाएंगे अपना, कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया, इतना करोड़ नौकरी दिया, ये रोजगार दिया, वो रोजगार दिया। तभी तो इनके मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान दे लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो आप लोग। ये आप लोग जान रहे हो, क्लास 10th का अरिहंत वाली बुक से हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू किया। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा होगा तो भी कोई बात नहीं है। हमें आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमें समझ में आएगा करना है, मैं लगाती रहूंगी। दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम पढ़ तो रहे। विभा है, मोनी है, कुछ भी कर लो, सुरेखा जी हैं, वो लोग हमेशा क्लास में बने ही बने रहते हैं। चाहे कोई रहे ना रहे, कोई भी वीडियो हो, कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं कि मैं आप लोग को वीडियो की जगह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ा करके कोई नाच गाना करा दे रहे हूँ कि आप लोग भाग जा रहे हो। अरे है तो आपके मतलब की पढ़ाई ना। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो। अब इस तरीके से मैं ये सब करके जल्दी जल्दी में फटाफट जितना भी मेरे पास है, लगता है कि आप लोगों का इससे भला हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दे देती हूँ। फिलहाल मैं जानती हूँ नवरात्रि चल रहा है, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, माता रानी आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए। ठीक, आप लोगों का घर खुशियों से भर जाए, आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मेरे तरफ से यही दुआ है। आप लोग इतना ना बिजी हो जाओ नवरात्रि मेला वगैरह में, आप लोग अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू करो। त्योहार तो बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो हर दिन दिवाली और हर दिन होली जैसे त्योहार होते हैं। पैसे के सारे त्योहार होते हैं, गरीबों के कुछ नहीं होते हैं। गरीब इन द सेंस मतलब कि हम बेरोजगारों के कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, जिस दिन आपके हाथ में कोई सीट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी आपके पास, उस दिन हर चीज, हर तरफ आपको एकदम खुशी ही खुशी दिखेगी। फिलहाल इसके अलावा कुछ नहीं मैं कहूंगी, आप लोग अपना आंसर करो। फिलहाल ये कुछ है, मैं पढ़ा दूं। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग को जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बातें हो गई, अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। शुद्ध जल, जो जल उपयोग करने पर प्राणियों पर किसी भी प्रकार का, एक सेकंड देखिए वैल्यू थोड़ा लगेगा। ठीक, जो जल, शुद्ध जल, जो जल उपयोग करने पर प्राणियों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डालता, उसे हम शुद्ध जल कहते हैं। वही जल शुद्ध हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की गंदगी तथा अशुद्धि न हो। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को करा ही दिया था। जल के प्रकार, जल में तीन प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, घुलित अशुद्धियां, अघुलित अशुद्धियां तथा रोगों के जीवाणु। ठीक है, हम लोग तो दो ही जान रहे थे, लेकिन इस बुक में देख लो तीन दिया है। घुलित अशुद्धियां, जल में जब शीघ्र घुलने वाले विजातीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उन्हें जल, तो इन्हें जल की कहा जाता है। क्या, जल की घुलित अशुद्धियां कहा जाता है। घुलित अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, ठोस अशुद्धियां और गैसीय अशुद्धियां। ऐसी अशुद्धियां जो जल में घुलती नहीं है, अपितु जल पर तैरती रहती हैं, ऐसी अशुद्धियों को अघोलित अशुद्धियां कहते हैं। ये तो नहीं आप लोग को लगा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नीचे, ये देख लो सब क्वेश्चन है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि क्वेश्चन नहीं लेकर के आई पहले लेक्चर देकर के लगी सुना, कोई भाग मत जाना। ठीक, जल, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां, वे तीन विधियां तीन प्रकार की होती हैं, भौतिक विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि के अंतर्गत जल में किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रतिकर्मक नहीं मिलाया जाता, बल्कि भौतिक साधनों के उपयोग से जल को शुद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत जल को उबालने, आशवन विधि व अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। यांत्रिक विधि के अंतर्गत मूल रूप से अशुद्ध जल को छानकर शुद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत
फिल्टर बैंड व 4 घड़ों द्वारा, इसे घड़ौची विधि कहते हैं, जल को शुद्ध किया जाता है। रासायनिक विधि, जल की घुलित व अघुलित अशुद्धियों के निवारण के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पेय जल की शुद्धिकरण के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ जल में मिलाए जाते हैं, जो जल में विद्यमान रोगाणुओं को समाप्त कर देते हैं। जल को शुद्ध करने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन व ओजोन गैस होते हैं। ठीक है। मृदु जल वह जल जो शुद्ध और पीने योग्य होता है तथा जिसमें अनावश्यक लवणों का अभाव होता है, मृदु जल कहलाता है। अभी ये आप लोग पढ़ ली ना, अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन सब बनने लगेंगे। कठोर जल वह जल जो अशुद्ध होता है तथा जिसमें विभिन्न व अनावश्यक लवण पाए जाते हैं, कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता अथवा स्थायी कठोरता। अब इधर आ जाओ, अब आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करना, जो आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि आज तो लग रहा हो, आज तो लग रहा मैम थ्योरी लगा दें क्या। थ्योरी नहीं है, वो ऊपर आप लोग देखते हो एक नजर में करके देता है, उसे मुझे अच्छा लगता है कराने में। बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर करें। मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? मछली अनिवार्य है। बहुत से लोगों के लिए तो मछली अनिवार्य होगी, क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? मछली, जल, फोन और शरबत। बहुत से लोग होते हैं जो होते हैं ना, जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको एकदम अंदर से कुछ होना। ऐसे मेरे कॉलोनी में एक आंटी है, तो थर मर गई, बहुत मतलब कम ही एज में मर गई, नहीं मरना चाहिए था भाई, अभी उनकी एज ज्यादा नहीं हुई थी, 60 होट की, मान लो 60 62 की रही थी। तो, तो वो कहती थी कि हम अगर मछली, अगर एक दिन 2 दिन बाद मतलब नॉनवेज ना खाएं तो जैसे लगता है कि हमें कुछ हो रहा। तो क्या होगा? आपने कहा हमारे जल होगा। इसका आंसर कर दो। शुद्ध जल कौन सा है? तो वायु रहित होगा, रंगहीन होगा, स्वादिष्ट होगा, नाइट्रोजन वाला होगा। आप बता दें क्या होगा? तो आपने कहा मैं शुद्ध जल जो होगा रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन होगा। जल की अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? अभी तो आपने पढ़ा कि 3 होती हैं, तो क्या 3 लगा दोगे? जल की अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आपने कहा 2 प्रकार की होती हैं। क्यों 3 को नहीं सही किया गया मैम? अब आप जानिए क्यों नहीं किया गया। ठीक है। गैसीय अशुद्धियां हैं, घुलित है, अघुलित है, प्राकृतिक है, ये सब नहीं। गैसीय अशुद्धियां कैसी होंगी? आप बता दो। आपने कहा मैम गैसीय अशुद्धियां हैं, वो घुलित होगी। क्या होगी? घुलित होगी। ठीक है। इसको बता। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है बॉइलिंग करना, आश्वन मेथड, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। घरेलू स्तर पे पूछ रहा है, तो आपने कह दिया नहीं, घरेलू स्तर पे तो हम जल को बॉयल कर देंगे, पानी उबाल देंगे, और बरसात में उबाल कर ही पानी पीना चाहिए, जो लोग फिल्टर वगैरह का पानी, आरओ वगैरह का नहीं पीते हैं। ठीक है। उपकरण से जल को शुद्ध करने वाली विधि है आसवन, अल्ट्रावायलेट किरणें, उबालना, और ये सभी उपकरण से जल को शुद्ध करने की विधि है। उपकरण से बोल रहा है, अगर आप उपकरण से जल को शुद्ध करते हो तो उसमें कौन सी विधि होगी? तो आपने कहा मैम इसमें आश्वन विधि होगी। क्या होगी? आश्वन विधि होगी। है क्वेश्चन छोटे छोटे ही, लेकिन जब एक बार में पढ़ो ना तो समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि गलत हो जाएगा, क्या होगा, इधर उधर प्रश्न क्या है, घूम जा रहा है। ऐसा आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? आश्वन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा गया है कठोर जल, अशुद्ध जल, प्राकृतिक जल और मृद जल। आपको बता दो क्या होगा 7 का? आपने बता दिया कि मैम 7 का हो जाएगा अशुद्ध जल। क्या होगा? अशुद्ध जल। जल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक ऑक्साइड। 8 का आंसर करें आप लोग। 8 का आंसर आप कर दें कि जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाएगा? आपने कह दिया ना, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट का जल शुद्धिकरण के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? बता दें। समुद्र में, नदी में,
बरसात के पानी में, कुएं में, कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट को ही हम लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। तो कहाँ के पानी को हम शुद्ध करते हैं? तो आपने कहा मैम, कुएं के जल को हम क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। कहाँ के जल को? कुएं के जल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। कौन सा जल पीने योग्य नहीं होता? मृदु जल, कठोर जल, सामान्य जल, ऐसे कोई नहीं। कह रहा पीने योग्य नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। कठोर जल यानी अशुद्ध जल को हम पिएंगे नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। क्यों? आप लोग बताना जरा, 10 का क्या होगा? तो आपने कहा मैं, बी ही हो जाएगा। जल की कठोरता दूर की जा सकती है। यानी क्या मिला करके हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं? सोडा डाल करके, नमक डालकर, चूना डालकर एंड पाउडर डालकर। क्या डाल करके हम जल की कठोरता को शुद्ध कर सकते हैं? तो आपने आंसर कर दिया मैम, चूना डाल करके हम जल की कठोरता को शुद्ध कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। दूर कर सकते, शुद्ध तो नहीं होगा, ठीक, दूर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर बताना। अब यहाँ पे चीजें दिया, हम लोग अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे। जिसको जाना है जाए, अब मुझे आप लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। शुद्ध जल की एक सामान्य परिभाषा लिखिए। अगर इस तरीके से आए तो आप कैसे शुरू करोगे? 2 अंक का देखो प्रश्न है। जो जल उपयोग करने पर प्राणी मात्र पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डालता, उसे शुद्ध जल कहते हैं। ऊपर आप लोग पढ़े हो ना, वही जल शुद्ध हो सकता है जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी तथा अशुद्धि न हो। जल का क्या आवश्यक गुण है? तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। अशुद्ध जल की अशुद्धियों के प्रकार बताइए। तो 2, घुलित और अघुलित। दूषित जल पीने से क्या हानियां होंगी? तो दूषित जल पीने या प्रयोग से विभिन्न रोग होने की संभावना रहती है, जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया आदि। जल को शुद्ध करने की 2 विधियों के बारे में लिखिए। भौतिक विधि और यांत्रिक विधि। क्या है? पहला भौतिक विधि, दूसरा यांत्रिक विधि। आसुत जल किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कब किया जाता है? आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को आसुत जल कहते हैं। यह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसका प्रयोग दवाइयां बनाने, इंजेक्शन घोलने एवं औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। निसंक्रामक पदार्थ क्या है? 2 निसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। तो जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाणुनाशक पदार्थ निसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा तथा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। कठोर एवं मृदु जल में क्या अंतर है? तो कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड व बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि मृदु जल में ये पदार्थ नहीं पाए जाते। यानी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स बाइकार्बोनेट्स हैं, इन्हीं की वजह से जल क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। मृदु जल की विशेषताएं बताइए। यह जल हल्का होता है तथा अधिक झाग बनाता है। यह कपड़ों को अधिक टिकाऊ बनाता है। आज मैं आप लोगों को देखूंगी, मैं जल्दी जल्दी करा दूं, 3 से 4 वीडियो मैं सोच रही पूरा बुक कंप्लीट कर दो। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो। मैं आज ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक, मैं कह रही थी ना कि 1 घंटे का वीडियो नहीं शूट करूंगी, लेकिन आज मैं क्यों लंबा वीडियो शूट कर, आप लोग को मालूम है? कल है 1 तारीख, 1 को मेरी छुट्टी है, 2 को मेरी छुट्टी है। ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ घर पे हूँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो बना दूं। आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल लेना। ठीक है। 1 घंटे के बजाय मैं देखूंगी 1.5 घंटे का वीडियो लगा दूंगी। ठीक, लेकिन जल्दी से खत्म कर दूं क्योंकि छुट्टी का फायदा उठा लिया जाए। मृदु जल किसे कहते हैं? वह जल जो शुद्ध व पीने योग्य होता है तथा जिसमें अनावश्यक लवणों का अभाव होता है, मृदु जल कहलाता है। जल की कठोरता को दूर करने के उपाय लिखिए। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय निम्न है। जल को उबालकर, चूना मिलाकर। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय निम्न है। कपड़े धोने के सोडे के प्रयोग द्वारा, सोडे तथा चूने द्वारा, परम्यूटेट विधि द्वारा। ये सब विधियां हैं, आप लोग देख लेना। यहाँ पे लघु तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, केवल अति तक की रहूंगी। अच्छा 1 सेकंड, जरा यहाँ देखना था ये क्या है।
अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर, तो खैर ये तो मैं नहीं कराने वाली हूँ। इधर आ जाओ आप लोग। ये चैप्टर आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होगा। यहाँ जरा आप लोग एक्टिव होकर के आंसर दें। कोई भी लापरवाही से ऐसे वैसे कोई आंसर नहीं देगा। ये चैप्टर आपको ठीक है। आपको यहाँ बताना जरा, अब मैं देखूंगी कितना आप लोगों की तैयारी है। आंसर कर दो। जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब है। बता दो जरा, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? बहुत सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। आपको आपने आंसर कर दिया मैम। तपेदिक यानी आपका टीबी हो जाएगा। टीबी में कौन से वैक्सीन का प्रयोग होता है जरा सा बता दो तो आप लोग, 6 रोग में वैक्सीन का नाम लिख दो। टिटनेस होना नहीं है, टिटनेस में कौन सी वैक्सीन लगती है जरा सा ये भी नाम लिख दो। तो आपने कह दिया मैम, टाइफाइड जो होगा वाटर से होने वाला रोग है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों ने कह दिया मैम बीसीजी। अब आप यहीं लगे हाथ, बीसीजी का फुल फॉर्म भी बता दो। टिटनेस में आपने आप कह दिया मैम, टीटी का इंजेक्शन लगता है। तो किसको लगता है? तो जो औरत प्रेग्नेंट होती है उसे टिटनेस टॉक्साइड की इंजेक्शन लगा दी जाती है। और संयुक्त रूप से मैम डीपीटी का टीका लग जाता है, जो क्या होता है, टिटनेस से भी प्रोटेक्ट करता है। डीपीटी में डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटनेस होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म हो गया मैम बैसिलस कैलमेटिक्यूरिन या बैसिलस कैलमेट्यूरिन। जन्म के सबसे पहले लगने वाला टीका यही होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि 24 घंटे में लगने वाला टीका कौन सा टीका कहलाएगा? तो यही बीसीजी कहता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? हैजा होगा, क्षय रोग यानी टीबी होगा, अतिसार यानी डायरिया होगा, मोती झरा यानी टाइफाइड। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आप आंसर से इसका बहुत क्लियर, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से ही हो गया है। तो आपने कहा मैम सी हो जाएगा, यानी क्षय रोग अशुद्ध जल से नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये हैजा है, इसके बैक्टीरिया का नाम आप लोग बता दो। इसके बैक्टीरिया का आप नाम बता दो, क्या होगा आप बता दो। और आप बता दो टाइफाइड, टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? जरा साथ ये भी बता दो कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कह दिया मैम विब्रियो कॉलेरा जो होगा, विब्रियो विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया क्या होता है, कॉलरा में होता है। हैजा में बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और आपने कह दिया मैम टाइफाइड में बिडॉल नामक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होगा? बिडॉल नामक, बी वाला शायद ये वाला होगा। कौन सा टेस्ट होगा? तो बिडॉल नामक टेस्ट होता है। ठीक है, बिडाल नामक टेस्ट क्या होगा? होगा। ठीक, इधर आप आंसर करते, हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है आप बता दो। अभी यही प्रश्न पूछा गया है। आपने आंसर कर दिया कि मैं विब्रियो कॉलेरा होगा। क्या होगा उसका? मैं ऑप्शन विकल्प नहीं पढ़ी थी ना। अब चलो बताओ क्या होगा। विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी और एंटमीबा हिस्टोलिटिका। आप इन चारों के कौन कौन से रोग फैलाते हैं बैक्टीरिया, इनका नाम बता दोगे? बैक्टीरिया का नाम तो लिखा ही है, रोग कौन कौन सा इनके द्वारा होता है आप नाम बता दोगे? चारों का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं देख रही हूँ। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरा एंड क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने इसका तो लिख दिया मैम, ये हैजा का है। ये तो आपके प्रश्न में जैसा कि आप लोग देख रहे हो दिया हुआ है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी मैम, टिटेनी से टिटनेस हो गया। ठीक, क्या हो गया? टिटनेस इससे फैलता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। साल्मोनेला टाइफी मैम, टाइफी टाइफाइड को ले लीजिए, क्या हो गया? टाइफाइड फैलाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या फैलाएगा जरा सा बता दो आप लोग। क्यों? एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या फैलाएगा? इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बता दो मैं देख लूं। सही सही बता रहे, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या फैलाएगा ये मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो जरा सा आप बता देना, अभी मैं देख लूंगी। इसका आंसर करें 4 का। इसमें क्वेश्चन अच्छे दिए हैं और इसको आप लोग अच्छे से कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक। बहुत अच्छे से जानते हो, मलेरियो मक्खियों द्वारा। हैजा फैलेगा,
जल द्वारा भी हैजा फैलेगा, अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन से भी जल हैजा फैलेगा, और अशुद्ध दूषित दूध से भी क्लास 6 के बुक में दिया है कि दूषित दूध, दूषित भोजन और दूषित दूषित दूध, दूषित जल और दूषित भोजन, यानी तीनों, ये सभी पे आंसर दिया है कि हैजा फैलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखे रहिएगा। हैजा अगर आ जाए ये सारी चीजें तो आप सही करके आना। जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो पेचिस हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से शायद पेचिस ही होता है क्या? क्यों? पेचिस हो गया, हैजा हो गया, अतिसार हो गया, ये सभी हो गया। तो आपने कह दिया मैम जल द्वारा होने वाले रोग ये सब हैं। क्यों? आपने कह दिया जी मैम ये सब हैं। आप आंसर कर दो। अतिसार रोग अधिक फैलता है। किस सीजन में अधिक फैलेगा? बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, ये सभी में। आंसर कर दो किस में फैलेगा। 2 चैप्टर हम लोग कर लिए, अब इसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर पे चले जाएंगे। तो आपने कह दिया मैम बरसात के मौसम में अतिसार रोग अधिक होता है। कब होगा? बरसात के मौसम में। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तला हुआ भोजन, तरल भोजन, गरिष्ठ भोजन, कुछ कुछ नहीं देना चाहिए। आप आंसर कर दे क्या होगा। सॉरी, लौंग खा रहे थे, गला दर्द कर रहा था, बोले ऐसा लौंग जैसे लग रहा है गले में अंदर चला गया। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? आप आंसर कर दें कि अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तो आपने कहा मैम उसे हम तरल भोजन देंगे। कैसा देंगे? लिक्विड भोजन देंगे। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है क्या? है टाइफाइड के जीवाणु का नाम? ट्यूबरकिल बैसिलस, कोका बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, बैरियोला वायरस। ये बैरियोला वाला आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बैरियोला, उसने कहा नहीं नहीं हम ओला से नहीं, हम चेतक से जाएंगे। क्यों? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? तो ये बैरियोला जो है किसका वायरस होगा? तो आपने कहा मैम चेचक का। किसका होगा? चेचक का। लेकिन यहाँ तो हमें टाइफाइड का देना है। तो टाइफाइड का आप लोगों ने, जैसा कि टाइफाइड और टाइफी से आप लोगों ने मिला लिया, तो क्या हो गया? ये साल्मोनेला टाइफी हो गया। ये ट्यूबरकिल बैसिलस क्या है? ट्यूबरकिल बैसिलस क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्या हो गया? टीबी। क्या हो गया? टीबी। टीबी का क्या क्या नाम है? यक्षमा, राजक्षमा, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, यही सारे नाम है ना। तो उसी में से ये हो जाएगा। ठीक है, इधर बता दो आप, टाइफाइड को और किस नाम से जानते हैं, या और क्या कहा जाता है? टीबी कहा जाएगा, मोतियाबिंद कहा जाएगा, मोतीजरा कहा जाएगा, ये सभी कहा जाएगा। आप लोगों को अगर डिजीज वाला सब कुछ अपना बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ के कंप्लीट करना है, तो इसी चैनल पे 10 मिनट करके सीरीज बना हुआ है। उसमें कम से कम 8 से 10 वीडियो होंगी, जिसमें 24 से 25 बीमारी को मैंने खत्म कराया है। ठीक है, अब बहुत ही विस्तार से लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करा करके मैंने सब बहुत बढ़िया से प्रॉपरली एकदम क्लास आप लोग का खत्म हुआ है। और वो अगर तैयार कर लोगे ना, तो सिंगल भी आपका एक भी क्वेश्चन जो है बीमारियों से गलत नहीं होने वाला है। ठीक, एक सेकंड, पता नहीं क्यों बार ब्लूटूथ एकदम मेरे मुंह के करीब आ जा रहा है। जब एकदम मुंह के करीब आ जाता है तो बात ये होने लगती है कि आवाज लगता है भरभराने। ठीक, आवाज फट करके आने लगता है। ठीक है, पता नहीं क्या बात होता ही नहीं हो रहा, बार बार जैसे दूर कर रहे फिर गले में आ जा रहा है, फिर गले में आ जा रहा है। दूर कर लो तो शायद आवाज ही ना आए। चलो खैर कोई नहीं, आवाज का तो मुझे मालूम भी नहीं। रुक जाओ एक सेकंड। तो आप इसका आंसर कर दिए कि मैम इसका हो जाएगा मोतीझरा। मोतीझरा इसका क्यों नाम पड़ा, आप लोग बताओगे? मोतीझरा इसका क्यों नाम पड़ा है, कोई बताएगा मुझे? तो मोतीझरा में व्यक्ति के शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, और उस छोटे छोटे दाने में जब पानी भर जाता है तो मोती के समान वो दिखता है, इसीलिए उसका नाम हो गया मोतीझरा। ठीक है, टाइफाइड में कौन सा टीका लगाते हैं? टीबी का, टीएबी का, ई और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आप बता दो। सॉरी, कि टाइफाइड में कौन सा टीका लगाते हैं? तो आपने आंसर कर दिया मैम टीएबी का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? बिल्कुल, आपने कहा मैम टीएबी का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका? टीएबी का। अब आप लोग का बहुविकल्पी खत्म हो गया, लेकिन मैं ये जरूर पढ़ाऊंगी। देख रहे हो कितने बार ये आया है? 20, 17, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, ये सब यूपी बोर्ड में आया हुआ है। अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। अशुद्ध जल से होने वाली 2 हानियां लिखिए।
तो अशुद्ध जल से होने वाली हानियां निम्न प्रकार है। अशुद्ध जल से पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया आदि हो जाते हैं। पीलिया भी किससे होगा? अशुद्ध जल से भी होने वाला रोग है। अशुद्ध जल से होने वाले रोग के बारे में लिखिए। अशुद्ध जल से हैजा रोग फैलता है। यह एक अति भयंकर तथा शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। हैजा किन किन क्षेत्रों में फैलता है? तो हैजा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे मेला हो गया, तीर्थ स्थल हो गया आदि में तथा युद्ध क्षेत्र में अधिक फैलता है। मक्खियों की अधिकता वाले क्षेत्रों में भी हैजा फैलने की अधिक आशंका रहती है। निर्जलीकरण क्या है यानी डिहाइड्रेशन क्या है? शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण अवस्था कहते हैं। यह स्थिति हैजा, अतिसार आदि रोगों में हो जाती है या हो सकती है। हैजा से बचने के दो उपाय लिखिए। हैजा से बचने के दो उपाय लिखिए। तो हैजा रोग विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग से बचने के दो प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं। नियमित रूप से सॉरी मेरे दिमाग में दूध पता नहीं कहां से आ रहा। नियमित रूप से हैजा का टीका लगवाएं और दूध व पानी को उबाल करके पीना चाहिए। हैजे में उपयोग होने वाले प्राथमिक उपचार लिखिए। तो रोगी को प्रारंभ में प्याज का रस दें। अतिसार से बचाव के उपाय लिखो। तो अतिसार से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। जल को उबाल कर पीना चाहिए। बच्चों को दूध साफ बर्तन में पिलाना चाहिए। रोगी को हल्का तरल और सुपाच्य भोजन ही देना चाहिए। रोगी में जल की कमी को ध्यान रखते हुए नमक एवं शक्कर का घोल तथा मट्ठा आदि तरल पदार्थ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लूज मोशन द्वारा और वॉमिटिंग द्वारा शरीर का पानी निकल जा रहा है, तो व्यक्ति क्या डिहाइड्रेट हो जा रहा है। तो उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें हमें उसे देना चाहिए। नारियल पानी हो गया, इन सारी चीजों का हमें उसे सेवन कराना चाहिए। अतिसार के रोगी को आहार में देना चाहिए। तो केवल मट्ठा, सोडा वाटर, अखरोट का पानी आदि शीघ्र पचने वाले पदार्थ देना चाहिए। एक टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किस माध्यम से पहुंचते हैं? तो टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में मुख्यतः पानी तथा दूध के माध्यम से पहुंचते हैं। ये सब आप लोगों का छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ से कुछ पर्यावरण से संबंधित आप लोगों के प्रश्न मिलेंगे, आप लोग इसका आंसर दे लेना। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? आप लोग छोटे रहे होंगे तो पर्यावरण जब भी पढ़ा हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग पढ़ते थे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, परिजमा आवरण, और इसका मतलब हो गया, परि का मतलब हो गया चारों ओर से, चारों ओर, और आवरण का मतलब हो गया कि घिरा हुआ। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े? मैं तो पढ़ी हूँ, आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े मैं नहीं जान रही हूँ। जो हमें चारों ओर से घेरे हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ये कहते हैं ना। तो क्या हो गया? पृथ्वी के चारों ओर की वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के प्रकार है। कौन कौन से टाइप ऑफ पर्यावरण है? तो आपने बता दिया है। प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, और ये सभी। अब बता दो क्या होगा? तो आपने कहा मैं ये क्या हो जाएंगे? सब हो जाएंगे। क्यों? तो सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? तो आपने कहा जी मैम ये सब हो जाएंगे। सबके बारे में जरा आप मुझे बता दोगे क्या कि क्यों मैम ये कैसे सब हो जा रहे हैं? तो सब इसलिए हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो हमारे पास चारों तरफ पेड़ पौधे हो गए, ठीक, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, बादल हो गए, ये सब क्या है? हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। सामाजिक पर्यावरण में हम लोग मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, हमें समाज में लोगों से फर्क पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए हम सामाजिक पर्यावरण उसे हम कहेंगे। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या हो गया मैम? हर चीज हमारा कल्चर प्रभावित करता है। इस समय जगह जगह आपको नवरात्रि में दुर्गा माता की फोटो दिख रही होंगी, जगह जगह ये सारी खुशियां मनाई जा रही हैं। ये सब मिलकर के तीनों क्या होते हैं? पर्यावरण प्रकार होते हैं। ठीक, भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? भौगोलिक की बात कर रहा है। वायु होगा, पेड़ पौधे होंगे, आकाश होगा, ये सब ही होगा। भौगोलिक पर्यावरण में हम किसको शामिल करेंगे? तो आपने कहा मैं भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग भूगोल में ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो भौगोलिक पर्यावरण में हम इन सबका अध्ययन करते हैं। इसका आंसर कर दे 4 का। पर्वतीय प्रदेशों में मकान बनाए जाते हैं। पर्वतीय यानी जो पहाड़ों पे घर बनते हो, कैसे बनते हैं? ईंट के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, मिट्टी के बनते हैं, ये सभी के बनते हैं।
जापान में आप लोग अक्सर सुनते हो कि वहां पे लकड़ी के घर बनते, क्यों? क्यों बनते हैं लकड़ी के? क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक हमेशा आता रहता है। क्योंकि जापान क्या है? जापान क्या है? आप लोग बताओ जापान कहाँ है? जापान भूमध्य सागर में स्थित होने की वजह से वहां पे क्या होता है, अक्सर भूकंप भूकंप आने आने वाले होते, अक्सर आए करते हैं। तो वहां बार बार घर गिरे कौन बनाए, इसलिए वहां पे क्या है, लकड़ी का ही घर बना दिया जाता है। ठीक है, तो आप आंसर करती है फोर का। मैम, लकड़ी के घर भी पर्वतीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं। ठीक। वायुमंडल पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पे, पेड़ों पे, हवा पे, ये सब पे पर्यावरण का प्रभाव किस पे पड़ता है, आप बता दो। तो आपने कहा मैम पर्यावरण का प्रभाव स्पेशली रूप से अगर किसी पे पड़ेगा तो जनसंख्या पे पड़ेगा। किस पे? जनसंख्या पे पड़ेगा। ठीक है। पर्यावरण का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव का विभाजन है, प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी पर्यावरण का मनुष्य पे कैसा प्रभाव है, तो हमें तो लगता है कि दोनों तरीके से प्रभाव होगा। क्यों? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से व्यक्ति को क्या है, पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या पर्यावरण प्रभावित करता रहता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। पशुओं के गोबर से बनाई जाती है, आंसर में छिपा पाए, बायोगैस, पेट्रोलियम गैस, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर आप लोग बहुत ही जल्दी दे ले जाओगे, तो आपने कह दिया है। और पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाई जाती है। क्या? बायोगैस बनाई जाती है। फेफड़ों का कैंसर फैलने का कारण है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म कण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करते। मैं बिना बातों के, बिना आप लोग का समय बर्बाद किए, कम समय में कितना क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। इसके लिए आप लोग कभी नहीं सोचते हो कि वाकई हम लोग बहुत कुछ इस चैनल पे हम लोग को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या होगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, तो CFC है। ये कहाँ से निकलता है, ये हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है, AC है, इन सब से ये सारी चीजें निकलते हैं। और यही ओजोन परत को क्या है, नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसीलिए गर्मियां वगैरह बढ़ गई हैं। आजकल कितनी गर्मी हो रही, कितना तेज धूप हो रहा है, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे यहाँ तो बहुत तेज धूप होती है। सुबह होते ही जैसे लगता है कि दिन के 12 बज गए हों। इतनी धूप होगी, इतनी गर्मी होगी कि पूछो ना, एकदम मई जून फेल हुआ है। आपने आंसर कर दिया। हमारे स्वास्थ्य के लिए हवा एकदम नहीं चलेगा। ठीक है, के लिए किस प्रकार के प्रदूषण हानिकारक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। तो आपने कहा मैम सब हानिकारक है। भाई तीनों हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें किस प्रकार का ईंधन प्रयोग करना चाहिए, लकड़ी, कोयला, गैस और सूखा पत्ता। प्रदूषण से हमें बचना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आपने कहा मैम गैस का प्रयोग करेंगे। बाकी सब में से धुआं हुआ निकलता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन इसमें कम है, आप आंसर कर दें, थोड़ा सा मैं जूम कर सकती हूँ। हाँ ठीक, 11 का आंसर कर दे आप। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य, कीट पतंगे, वन्य जीव, पेड़ पौधे। आंसर करते। आपने आंसर कर दिया मैम, पेड़ पौधे जो हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रहते हैं। ठीक है, अगर पेड़ पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ना कोई सोखे, तो क्या हो, इनका संतुलन क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। पौधों में से ऑक्सीजन प्राप्त होती है रात में, शाम को, दिन में, सभी समय। अब आप बताना। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा बढ़िया, ये क्वेश्चन क्लास में हमेशा बच्चे कम गलत कर देते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता कि क्या आंसर लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम दिन में, रात में तो बिल्कुल भी श्योर है कि नहीं होगा, शाम और दिन वाला थोड़ी सी होती है, तो क्या होगा दिन में। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती, बंद कमरे से, पेड़ पौधों से, नालियों से, सीवेज से। आप बता दो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपने कह दिया मैम पेड़ पौधों से प्राप्त होगी, और कहाँ से होगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है बता देना, एकदम लेवल लो तो नहीं है। किस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जल प्राप्ति, ये और भी दोनों, में से कोई नहीं।
किस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? 14 का आंसर करें आपको क्या होगा? 14 का आंसर कर दो। तो आपने 14 का आंसर कर दिया। मैं प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, पानी द्वारा। पौधे की बात कर रहा है। तो पौधे किसके द्वारा पूरा करेंगे? ऑक्सीजन के द्वारा यानी O2 के द्वारा। आप लोग जरा मैं प्रश्न पूछूंगी, बता देना। कीट भक्षी पौधे होते हैं, आप लोग जानते हो कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीड़े को खाते हैं। कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं इस तरीके से, उनका कुछ अब मैं बना तो नहीं पाऊंगी, इस तरीके से कुछ एकदम ऐसे इस तरीके से ऐसे होता है। आज जैसे ही अंदर कीट जाता है यहाँ पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग उसका नाम बता सकते हो? उस पौधे का क्या नाम है? आप लोग बता सकते हो? जैसे यहाँ कीट कीट आया, यहाँ पे बंद कर दिए, ठीक है। फिर थोड़ी देर में क्या करेंगे? कीड़े को यहाँ पे मार करके खा जाएंगे। आप लोग कहोगे मैम पेड़ भी ऐसे करते हैं, तो जी हाँ, उस पेड़ का नाम ही है कीट भक्षी। तो आप आंसर दे सकते हो क्या कि उसका नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों ने कह दिया मैम, कीट भक्षी पौधा ही उसका नाम है। उसमें क्या होगा? ड्रोसेरा एक होता है। क्या होगा? ड्रोसेरा होता है। और दूसरा क्या होगा? रुक जाओ, कीट भक्षी पौधे का क्या नाम है? सेकंड, अभी मुझे याद था, अभी मैं भूल गई। एक नाम और है, ये ड्रोसेरा तो कम लोग जानते हैं। घटपर्णी क्या है? ओ आ गया, देखो क्या है, घटपर्णी। ये नाम प्रचलित है। ये आपको ड्रोसेरा बहुत कम सुनने को मिला होगा। तो ड्रोसेरा और घटपर्णी जो दोनों वृक्ष हैं, ये क्या करते हैं? ये कीड़े को मार करके खा जाते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने कीड़े को खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए कीड़े को मार करके खा जाते हैं। नाम क्या है? तो आप लोगों ने सुन लिया, ड्रोसेरा एंड घटपर्णी। क्या होगा? घटपर्णी। इसका घटपर्णी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि घड़े की तरह ही मैंने बनाया था ना, ऐसे कुछ ऐसे ही घड़े की तरह ही इनका कुछ मुंह होता है, ठीक है। जैसे कीड़ा यहाँ अंदर इंटर किया, यहाँ आकर के बैठ करके लगा इनका जूस पीने, रस पीने, और ये अंदर से यहाँ क्या कर लेते हैं? फट से ऐसे बंद कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम हो गया घटपाड़ी। नेट पे आप लोग सर्च करके देख लेना। आप कहोगे मैम ये कहाँ दिया है? तो क्लास 7th के साइंस में दिया हुआ है, ठीक है। साइंस की बुक में, ना कि होम साइंस में, ठीक, क्योंकि साइंस में पढ़ाती हूँ, तो वहां पे मैंने इस चीज को देखा था, ठीक है। अब पढ़ाई भी मैं की थी, मैं तैयारी की थी, तो मैं उसमें भी जान रही थी। लेकिन ये सब, ये ड्रोसेरा के बारे में तो मैं बुक में ही देखी थी। वायु प्रदूषण के कारण है औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण। तो सब वायु प्रदूषण के कारण पूछ रहा है, तो औद्योगिकरण होगा तो मोस्ट कारण हो गया, वनों की अनियमित कटाई होगी वेस्ट कारण हो गया, नगरीकरण भी क्या हो गया? मोस्ट कारण हो गया। आपने कहा मैम हो जाएगा डी। क्या नहीं होगा आपके हिसाब से, ये बता दो। ध्वनि प्रदूषण के प्रकार है। आप लोग जरा बता देना, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मेजरमेंट करते हैं? तो वाहनों के हॉर्न, शायरन, लाउड स्पीकर, ये सभी। तो इसका तो आंसर हो गया लाउड स्पीकर। आपने कह दिया मैम डेसिबल होगा, यानी डीबी होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर तो कर ही देते हैं, चाहे जितना भी हम डांटे बोले आप लोगों को। 18 का आंसर करें। ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है पेट के लिए, गुर्दे के लिए, यकृत के लिए, कान के लिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ध्वनि प्रदूषण हम कान से सुनते हैं, तो हमारे कान पे भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। लाउड स्पीकर की आवाज के लिए किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? लाउड स्पीकर की आवाज हम सुनते हैं तो कैसा प्रदूषण फैलेगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। बता दो। तो आपने बता दिया मैं ध्वनि प्रदूषण। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। फटाफट मैं क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 5 जून को, 12 जून को, 18 जून को। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। शायद क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, शायद क्या खत्म ही हो गया। इधर देख लो, हम लोग इसको पढ़ लें, फिर हम लोग ट्यूशन पढ़ लेंगे। ये भी बीमारी से क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ना जरूरी। आप लोग चीजें चुराए करो पढ़ने से, आप लोग अच्छे बच्चे हो। पढ़ोगे नहीं विस्तार से घुस घुस करके तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इतने दिनों से 2022 से लेकर के, और आज तो कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए ना। सब बच्चे तैयारी करके क्या है बताओ? एक सीट पे 132 लोग, 92 लोग फाइट कर रहे हैं। आपके अंदर काबिलियत है कि आप उनको इतना पीछे छोड़ दोगे? आप जब उनसे कुछ अधिक नहीं करोगे, कुछ अधिक नहीं जानोगे, तो आप उन्हें पीछे छोड़ पाओगे?
तो अगर आपको पीछे छोड़ना है तो आपको पढ़ाई भी करना है, ठीक है। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया अथवा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने के परिणाम स्वरूप होते हैं। उन रोगों को संक्रामक रोग या छूतका रोग कहते हैं। रोग प्रतिबंध शक्ति या रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? तो संक्रामक रोग के कीटाणु वायुमंडल में सदैव विद्यमान रहते हैं। विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाले शरीर की इस क्षमता को ही रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा रोग प्रतिबंधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर कहते हैं, ठीक है। चेचक अत्यंत घातक और संक्रामक रोग है। यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? वायरस द्वारा यानी विषाणु द्वारा, जिसका नाम बैरियोला वायरस है, ठीक। इस रोग के विषाणु वायु में रोगी व्यक्ति की श्वास, खांसी, बलगम तथा उसके दानों के मवाद, छिलके, मल मूत्र आदि के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है। इतने छोटे छोटे से मैं अपनी सारी बात कह जा रहा है, छोटी माता। इसके विषाणु नाक यानी वायरस से होगा। नाक गले के शाव में फफूंदों की तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। यहाँ से वायु के संपर्क द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर देते हैं। खसरा भी एक संक्रामक रोग है जिसमें युवकों व वृद्धों की अपेक्षा बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह रोग डर्मोट्रॉपिक वायरस के द्वारा फैलता है। किससे फैलेगा? डर्मोट्रॉपिक वायरस के द्वारा फैलता है। इसके रोगाणु गले के श्लेष्मा, नाक के शाव में पाए जाते हैं, जिसका संक्रमण थूक आदि के साथ हवा में फैलकर होता है। यह रोग प्रायः सर्दी या गर्मी में प्रारंभ होता है। कब होगा? यह रोग प्रायः सर्दी या गर्मी में होगा। बरसात में कौन सा रोग हो रहा था? तो आप लोगों ने बताया था। बरसात में कौन सा रोग हो रहा था, जरा बता देना फिर से। तो तपेदिक एक अत्यंत गंभीर एवं घातक संक्रामक रोग है। इस रोग को मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। आप लोग जानते हो टीबी को मृत्यु का कप्तान कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे वृद्धि करता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार का भी बीसीजी के द्वारा इसकी रोकथाम के उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। हो चुके हैं, नहीं हो चुके थे। आज तो भारत टीबी मुक्त हो चुका है ना। डिप्थीरिया वायु के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो छोटे बच्चों में होता है। यह मुख्यतः 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इसका प्रभाव गले एवं श्वास मार्ग पर पड़ता है। समय पर उपचार न होने पर यह घातक सिद्ध हो सकता है। सारी बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू करा दे रहा है। काली खांसी मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग है। खसरा रोग होने के बाद असावधानी रखने से प्रायः यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग से बच्चों का सामान्य विकास प्रभावित होता है। इसका संक्रमण बातचीत करने अथवा खांसने व छींकने से वायु में उपस्थित जीवाणुओं के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचने से होता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। टिटनेस क्या है? टिटनेस भी एक घातक एवं भयंकर रोग की श्रेणी में आता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की प्राय मृत्यु हो जाती है। इसके जीवाणु घोड़े के लीद, गोबर, जंग लगे लोहे, मिट्टी के खाद में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होगा शरीर में कटने, फटने या त्वचा के छिलने आदि से प्रवेशित होते हैं। मलेरिया क्या है? व्यापक स्तर पर फैलने वाला संक्रामक रोग है जो मानवीय स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह कीटाणु शरीर में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्रदूषित होता है। मच्छर काटने के बाद यह रोगाणु रक्त को संक्रमित करता है। निसंक्रामक रोग क्या है? निसंक्रामक रोग के जीवाणु को समाप्त करने तथा बढ़ने से रोकने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे निसंक्रमण कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किए गए पदार्थों को निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। निसंक्रामक निसंक्रमण की 3 विधियां हैं। प्राकृतिक निसंक्रमण जैसे उबालना, जलाना व वाष्प द्वारा, तथा रासायनिक निसंक्रमण जैसे पिलाएं, आइजोल नहीं लाइजोल, छूना, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइजोल हाइजोल भी होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर आदि। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जरा सा एक इतने से छोटे से पेज में लिख दिया गया, ठीक है। कहते हैं ना छोटी सी चीज में नहीं, क्या कहते, गागर में सागर भरना, तो यही बात यहाँ पे होती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये पढ़ा दूं। अब आप क्वेश्चन आंसर करो। क्वेश्चन आंसर तो आपको करना ही करना है, उसको आप लोग कहाँ छोड़ रहे हैं? हम छोड़ ही नहीं रहे हैं आप लोगों को, ठीक। आप आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन आंसर आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप कहाँ बच करके जाओगे। प्रश्न पढ़ो। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न तक के काल को क्या कहते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं।
एक्यूवेशन पीरियड क्या होगा? एक्यूवेशन पीरियड होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहेंगे, समाप्ति का संप्राप्ति काल कहेंगे, रोग का प्रकोप कहेंगे, रोग सुधार की अवधि कहेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि उसी को हम संप्राप्ति काल कहते हैं या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। संक्रामण संक्रामक रोग फैलते हैं, थोड़ा सा जूम करते, ठीक बताओ। वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी द्वारा। संक्रामक रोग आपने कहा मैम, तो संक्रामक रोग ना ये सभी के द्वारा फैलेंगे। किसके द्वारा? ये सभी द्वारा फैलते। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, हैजा होगा, प्लेग होगा, चेचक होगा, रिकेट्स होगा। तो हैजा द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? आपने सॉरी, वायु द्वारा आपने कहा मैम हैजा होगा। क्या होगा? वायु द्वारा पूछ रहा मैम, आप गलत लगा रही हैं, सच में गलत में लगा रही हूँ। तो तीसरे का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम फ्लो में आप बह गई। तीसरे का हो जाएगा चेचक। क्या होगा? चेचक हैजा तो जल द्वारा हो गया। जब आप ही गलत कर दे रही हैं तो हम बच्चे क्या करेंगे? चलो, कभी कभी हो जाता है। आप लोग आंसर करें 4 का। निम्नलिखित में से किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाया जाता है? मच्छर के काटने पे, खटमल के काटने पे, कुत्ते के काटने पे, सांप के काटने पे। 2 वीडियो में आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है मालूम है? ये 10 चैप्टर चल रहा है, 10वां चैप्टर खत्म हो गया। आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए। इस तरीके से मैं एक वीडियो और लाऊंगी, ये क्या दो, उतने में मैं पूरा बुक करा दूंगी। ठीक। तो आपने कह दिया मैम कुत्ते के काटने से एंटी रेबीज का वैक्सीन लगाई जाती है, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को जल से डर लगता है, यानी पानी से डर लगता है। ठीक है। हम जब छोटे थे, आप लोग को एक बार मैं और भी बता रही थी, मेरे पैर में कुत्ता काट दिया था। ठीक है, जरा सा काटा था, इसका दांत हल्का सा लगा था। हमारी दादी थी कहीं कि मतलब 5 कुआं कि ले जा करके हमको झका रही थी। हम समझ नहीं पाए कि क्यों कुएं में झका रही है। मतलब कि मुझे पानी से डर तो नहीं लग रहा, हम अच्छे से देख ले रहे हैं ना। तो यानी उसका क्या है, असर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वैक्सीन तो लगी ही थी। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है टीके लगवाना, रात घूमना, धूप में बैठना, पौष्टिक आहार ग्रहण करना। अब तो खोजने लगो तो कुआं भी नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 का आंसर आप करें। आपने 5 का आंसर कर दिया मैम। टीके लगवाना क्या होगा? टीके लगवाने से संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। एटीएस क्या होगा? एटीएस अथवा टेट बैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव, किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? एटीएस और अथवा टेट बैक यानी है दोनों एक ही। टिटनेस में, डिप्थीरिया में, ऐसा में, तपेदिक। आप बता दो। सॉरी, आपने आंसर कर दिया मैम। डिप्थीरिया में तो डीपीटी का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया परट्यूटिव टिटनेस, और इसमें ये हो जाएगा टिटनेस में। इसमें होगा टिट बैग दिया, तो इससे आप पकड़ लिए होंगे कि मैम टिटनेस ही होगा। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, इसमें क्वेश्चन जादू दिया। ठीक है, इधर आओ, ये नहीं छूटेगा। ठीक है, पहले प्रश्न को आप लोग देख ही लो। कौन सा रोग छींक और खांसी से निकलने वाले श्राव से होता है? खसरा, चेचक, छोटी माता, ये सभी तो आपने कह दिया। खसरा। कौन सा टीका लगाते हैं? एमएमआर का। एमएमआर का फुल फॉर्म बताना। किस मंथ में लगाते हैं ये भी बता देना बच्चे को। खसरे का वैक्सीन किस मंथ में लगाते हैं? आप बता दो तब मैं आगे बढ़ू। ने कहा मैं 9 मंथ में लगाते हैं, और एमएमआर हो जाएगा मेजल्स, मम्स, रूबेला। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? अथवा बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए? कुकर खांसी, टिटनेस, तपेदिक, इनमें से कोई नहीं। बता दो। सॉरी, कितनी नींद आ रही मुझे, थक गए। 2 दिन छुट्टी कब सोएंगे? आप आंसर कर दो क्या होगा। आपने कहा मैम तपेदिक होगा, यानी सी होगा। क्या होगा? तपेदिक होगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए अपनी नींद बर्बाद करूं। अगर अच्छे से पढ़ते तो शायद मैं 2 दिन का फायदा उठा करके थोड़ा सा अपना शेड्यूल मतलब निकाल करके, टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट करती। लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो,
बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते, देखे क्या है, बस 2 मिनट रहे क्लास में, चले गए, प्रसाद बट रहा है, मिला, देखे, हो गया, चलो निकलो। क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वायरस, अमीबा। बस एक दो बच्चों का मुंह देख करके ना, दो चार बच्चों का, बस यही मन करता है चलो ठीक है, कम से कम वो तो पढ़ रहे हैं, बाकी जो घूम रहे हैं घूमते रहे, यही मन करता है चलो ठीक है करते रहो। लेकिन आप लोगों को तो वजह तो बिल्कुल भी नहीं कुछ करने मन करता है। तो आपने कह दिया मैम, टीबी को ही हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जो है टीबी यानी क्षय रोग में होता है। इसी को मृत्यु का कप्तान कहते हैं, ठीक है। कौन सा रोग मुख्यतः 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होगा? खसरा होगा, कौड़ फेर होगा, काली खांसी होगी, डिप्थीरिया होगा? आप बता दो। तो आपने कहा मैं, खसरा ही होगा। क्या होगा? खसरा ही, सॉरी, क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। डिप्थीरिया 2 से 5 साल के बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, बच्चे के जीभ पे छोटे छोटे सफेद सफेद दाने निकल जाते हैं, गले में झिल्ली पड़ जाता है। ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। किस रोग में बैक्टीरिया टॉन्सिल तथा भूरे रंग के छल्ले बनाते हैं? चेचक में, छोटी माता में, डिप्थीरिया में, ये सभी। अब यहाँ आंसर आप कर ले जाओगे। 11 का आंसर आप कर दे। आपने कहा मैम अभी आप बता दी कि गले में क्या होती है, झिल्ली पड़ जाती है, क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग के मुख्य रूप से होता है, डिप्थीरिया रोग में क्या होगा? लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, लाल दाने निकलना, गले में झिल्लियों का बन जाना, रोग तो सभी हो जाए। आप बता दो। आपने कहा मैं, लगभग लगभग ये सारे लक्षण डिप्थीरिया में दिखते हैं, यानी ये सभी हो जाएगा। 1 सेकेंड, मेरा भी ना एकदम आज दिमाग खराब हो चुका है। क्या होगा? गले में झिल्लियां बनना। ये जो लार ग्रंथि में सूजन होगा, किसमें होगा? मॉप्स में होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। गलसुआ में दाने निकल जाते हैं, टाइफाइड में छोटे छोटे दाने, इसलिए मोतीचरा कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, ठीक है। किस रोग के रोगाणु लार में होते हैं? अब यहाँ देख लो, चेचक में, कॉर्नफेर में, डिप्थीरिया में, इनमें से किसी में भी नहीं। अब इसका आंसर आप दे देना। कह दो मैम गलत तो आप कर रही हैं, हम तो सही दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा कॉर्नफेर में, और यही कॉर्नफेर जो है क्या है? मॉप्स है, ठीक है। क्या है? घेंगा है, ठीक है। किस में स्वेलिंग होती है? आपने कहा मैम, पैरोटिड ग्लैंड में जब सूजन हो जाती है तो क्या होता है? मॉप्स यानी गलसुआ नामक रोग हो जाता है। टिटनेस रोग के रोगाणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं जल में, वायु में, आहार एवं दूध में, गोबर एवं लीद। तो आप लोग ऊपर पढ़े हो, गोबर हो गया, धूल मिट्टी हो गया, घोड़े की लीद हो गई, लोहा हो गया, इन सब में क्या होता है? टिटनेस के बैक्टीरिया या रोगाणु पाए जाते हैं, ठीक है। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? चेचक, क्षय रोग, मलेरिया, टाइफाइड। मच्छरों से कौन सा रोग फैलेगा? हमें मलेरिया फैलेगा। किससे फैलेगा? मच्छरों से। कौन सी मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्न में से कौन प्राकृतिक में संक्रामक पदार्थ है? सूर्य का प्रकाश, कार्बोलिक एसिड, फिनाइल, से कोई नहीं। प्राकृतिक पूछ रहा है, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। फिनाइल उनाइल हम लोग बनाते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। तो आपने कहा मैं, तब यहाँ पे नेचुरल एक ही है, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक, इधर आंसर कर दो। 17 का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक संक्रामक नहीं है? चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जलान। रासायनिक पूछ रहा है, वो भी नहीं है, तो चूना रसायन है, मिला देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट हम कुछ मिला रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर कुछ मिला रहे हैं, लेकिन जलाना जो होगा इसमें हम कुछ मिला नहीं रहे हैं, तो जलाना इसका आंसर हो जाना चाहिए, हो जाना नहीं। मैम सही भी है, ठीक है। ओ हो, 1 सेकेंड, कहाँ निकल लिए? अब अति लघु उत्तरी वाला आप लोग पढ़ लो, पढ़ाऊंगी मैं जरूर। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से व्यक्ति या प्राणी के दूसरे व्यक्ति या प्राणी को लग जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। उदाहरण है जठरा आदि। उद्भवन अवधि या संप्राप्ति काल का अर्थ क्या है? शरीर में रोगाणु के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य होने वाले अंतराल को उद्भवन अवधि अथवा संप्राप्ति काल कहते हैं। जैसे मान लो मुझे कोल्ड हुआ, जुकाम हुआ, ठीक, आप लोग मेरे पास बैठे थे, मैंने छींक दिया, छींक आई, छींक दिया, आप लोगों को नहीं पता चला, ठीक, छींक दी,
मैंने हाथ नहीं लगाया, ठीक, ध्यान नहीं दिया, मैं हाथ नहीं लगाई, छींक दी, और वो क्या हुआ, आपके पास वो वायरस चला गया, ठीक, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके पास वो चला गया। फिर एक दिन बाद आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको भी छींके आने लगी, हल्का सा फीवर हो गया, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा वहीं बैठे थे, मैम ने छींक दिया था, इस वजह से। तो ये जो बीच का समय है, जो 2 दिन लगा, इसी 2 दिन को हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, या संप्राप्ति काल कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। संक्रामक रोग किन किन माध्यमों से फैलते हैं, तो जल एवं आहार के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क से, रक्त के माध्यम से, ठीक है। दूषित हवा या वायु द्वारा फैलने वाले रोग है चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया, आदि खांसी। ये सब कैसे फैलते हैं, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताओ। चेचक, दाद, खास, मलेरिया, ये क्या है, संक्रामक रोग है। ये क्या है, संक्रामक रोग है। पागल कुत्ते के काटने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, पागल कुत्ते के काटने के परिणाम स्वरूप हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति के गले की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं तथा रोगी कुछ भी निगलने में असमर्थ होता है। प्रतिरक्षा टीकाकरण तो आप लोग वहीं पढ़ लिए हो, ठीक है, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगी। ये डीपीटी का टीका आप लोग जानते हो क्या 3 रोगों से प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे मैं जरूर पढ़ाऊंगी। हाथी पांव या फाइलेरिया के लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे क्या, अच्छा ऊपर ही दे दिया है, नहीं बताया, चलो यहाँ बताओ। खसरा रोग किस वायरस द्वारा फैलता है, तो खसरा रोग डर्मोट्रोपिस वायरस द्वारा फैलता है। खसरा रोग का एक लक्षण लिखिए। प्रमुख लक्षण निम्नलिखित शरीर पर दाने हो जाना होते हैं, ठीक है। रोग का कारण लिखिए, क्षय रोग का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग या तपेदिक रोग से बचने का कौन सा टीका लगाना चाहिए, तो बीसीजी का। बस मेन मेन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी दिया अंदर पेज पे। टिटनेस फैलने वाले सूक्ष्म जीवाणु का नाम बताइए, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मलेरिया के लक्षण क्या क्या है, सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, ठंड लगना, तीव्र ज्वर होना। मलेरिया बुखार से बचने के क्या उपाय, मच्छरदानी लगाओ, ऑल आउट लगाओ, नीम की पत्ती जलाओ, ये सारी चीजें रात में सोते समय मुंह ढक करके सो। लौंग द्वारा भी क्या होते हैं, मच्छर भागते हैं। इधर देख लो, कौन से जीवाणु भोजन में विषाक्त होने के कारण है, तो साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकाई समूह के जो बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को विषाक्त कर देते हैं। इन सब के लिए मैं ये फोटो खींच करके लाई थी। 1 सेकंड आप टाइम दो, मैं दूसरे पेज पे चलूं। अब यहाँ आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा शुरू होगा, 11 चैप्टर का, ठीक है। हम लोग 10 चैप्टर कर लिए, अब यहाँ से 11 चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। कौन सा चैप्टर होगा, 11, मैं क्लास लिख रही हूँ, ठीक है। आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर करो। घर में सिलने से क्या लाभ होता, प्रश्न आता है ना कि घर में सिलाई करने से कौन कौन से लाभ होगा, तो कपड़ों की बचत होगी, सिलाई मजबूत होगी, धन की बचत होगी, ये सभी होगा। आप बता दो क्या होगा, घर में सिलने से क्या लाभ होगा, तो आपने कहा मैम घर में सिलाई करने से हमें धन की बचत होगी। क्या होगी, धन की बचत होगी, ये सभी नहीं होगा। सिलाई करते समय किसकी आवश्यकता पड़ती है, मिल्टन चौक की, सुइयों की, कैंची की, ये सभी की। अब यहाँ आंसर आपका ये सभी हो जाएगा कि मैं इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी, किसकी, इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डी सही हो जाएगा, इसमें से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है, धागा, सिलाई मशीन, सुई या कैंची, बता दो। आपने कहा मैं सिलाई किट इस तरीके से एक बॉक्स होगा, उसमें यहाँ कैंची हो गई, या तेल हो गया, या फीता हो गया, या कुछ भी हो गया, या सुई हो गया, या धागा हो गया, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन सिलाई मशीन नहीं होगा। तो बिल्कुल आपने बताया कि सिलाई मशीन नहीं होगा, मैंने आपको बना दिया, सिलाई किट बना दिया। 4 का आंसर कर दो। धड़ के नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक है, धड़ के नीचे यानी सीने के नीचे की बात कर रहा, कमर, कंधा और वक्ष, लंबाई सीट और पायजा, वक्ष, कमर और गला, लंबाई गला और कमर। तो गला ऊपर हो गया, ठीक, कंधा, कमर, वक्ष ऊपर हो गया, वक्ष ऊपर हो गया, यानी आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से आप आंसर को कोरिलेट कर लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आपका बी। भाई लंबाई क्या है, इस तरीके से धड़ की बात कर रहा है ना, अगर हम ऐसे बना दे यहाँ पे
अगर ये चीजें हम बना दे तो ये धड़ हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, पैंट हो गया, पैर मतलब नीचे का पैर वैर वाला हिस्सा हो गया। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे ये लंबाई हो गई, फिर ये सीट हो गया, हिप वाली भाग सीट हो गया, और पायचा हो गया, ये सारी चीजें क्या होगी, नीचे आएगा। धड़ के ऊपर की बात नहीं कहा है, ठीक है, या धड़ की बात नहीं कहा हो। इधर आ जाओ। यहाँ तो मैं पढ़ाई नहीं यार, फोटो तो लाई थी, पढ़ा दे क्या। देखिए जरा क्या क्या दिया है। कुछ है नहीं, बहुत कुछ कपड़ा काटने के लिए, चलो रहने देते हैं, ठीक। टाका यहाँ है, देख लो। हाथ की सिलाई के विभिन्न टाके क्या है। विभिन्न टाकों का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना चाहिए। कच्चा टाका, सादा टाका, रनिंग टाका, भटिया टाका, तुरपाई काज, सब फोटो भी दिया कैसे कैसे कौन सा होता है, क्योंकि नेप्टी दिया, टेपची होगा, क्या होगा, टेपची टाकी, ठीक है। चलो खैर, अब जब नहीं लाए तो नहीं लाए, यहाँ बता दो आंसर। कपड़ों को काटने का सही स्थान है बिस्तर पे रख के, गोद में रखकर, मेज या समतल स्थान पे। ये सभी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम किस पे रख करके, मेज या समतल स्थान पे रख करके हम कपड़े को कटिंग करते हैं कपड़े की, ठीक। सिक्स का आंसर करें। काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए, आप आंसर करते हैं। तो आपने कहा मैम मिल्टन चौक से, रंगीन पेंसिल से, पेन से, सफेद रंग से, सफेद रंग से। तो आपने कहा मैम मिल्टन चौक से, किससे, मिल्टन चौक से। सेवन का आंसर कर दो। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चौक से निशान लगाए जाते हैं, क्योंकि निशान सुंदर बनता है, निशान सरलता से छूट जाता है, निशान स्थायी होता है। ये सभी हो जाएगी। सेवन का आंसर आप कर दे, क्या होगा। तो आपने कहा मैम निशान सरलता से छूट जाएगा, क्या होगा, निशान सरलता से छूट जाएगा। सिलाई के प्रकार होते हैं 3, 2, 4 और 9। बता दो कितने प्रकार होंगे सिलाई के। तो आपने कहा मैम 2 प्रकार होंगे, कौन से, 2 प्रकार होंगे, ठीक है। इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे। दिख जा रहा, कोई बात नहीं, चलो। किस कपड़े को सिलने से पहले कच्चा टाका कर लेना चाहिए। सूती, ऊनी, रेशमी, ये सभी। तो आपने कहा मैम रेशमी। इसका आंसर करो। हाथ से हाथ से सिले कपड़े में मजबूती लाने के लिए किस टाके का प्रयोग करते हैं। किस टाके का प्रयोग करेंगे, कच्चा टाका, रनिंग टाका, बखिया टाका, सादा टाका। तो आपने आंसर कर दिया मैम बखिया टाका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बखिया टाका हो जाएगा, ठीक है। सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को हम क्या कहते हैं, सिलाई मशीन, मेज, बक्सा, सिलाई किट। तो आपने कहा मैम इतना भी तो इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो आपने कह दिया मैम सिलाई किट हो जाएगा, क्या होगा, सिलाई किट होगा, ठीक। 12 का आंसर करें। सॉरी। बेबी फ्रॉक की सिलाई में सबसे पहले सिलनी चाहिए आस्तीन, घेर, कंधे की तिरछे सिलाई, घेर की दोनों साइड। आंसर करो 12 का। आपने आंसर कर दिया ना, कंधे की तिरछी सिलाई, क्या होगा, कंधे की तिरछी सिलाई, ठीक है, क्या होगा, कंधे की तिरछी सिलाई। पेटीकोट की लंबाई होती है 80 मीटर, सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये तो आप लोग जानते होंगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम 90 सेंटीमीटर। कितना होगा, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा छोटा प्रश्न दिया है, लेकिन मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। क्या दिया है, घर में सिलाई करने से क्या लाभ होगा, तो धन समय की बचत होगी। घर में सिलाई से वस्त्र अपनी रुचि एवं पसंद से बनाए जा सकते हैं। सिलाई किट की क्या उपयोगिता है, सभी सामान एक साथ मिल जाते हैं, हमें उन्हें खोजना नहीं पड़ता है, ठीक। इंच टेप की क्या उपयोगिता है, तो लचकदार प्लास्टिक का बना होता है और कपड़े पे नाप लगाने के लिए इसका काम आता है, ठीक। इधर आ जाओ आप लोग। यहाँ पे मैं लाई नहीं हूँ, ठीक, क्योंकि आधा फोटो कट गया है, कोई मतलब नहीं है, मैं इसलिए लाई नहीं हूँ उसे, ठीक है। चलो हटा देते हैं। इधर आ जाओ आप लोग। यहाँ पे क्या दिया है, ढोलक, अच्छा। अब यहाँ से आ गया धुलाई की बात आ गई, ठीक है, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक, इसको मैं पढ़ाऊंगी। जिनको जाना वो जा सकते हैं। वस्त्रों की सफाई, सुंदरता, दुर्गंध से मुक्ति, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यक्तिगत निर्माण तथा वस्त्रों की सुरक्षा के लिए वस्त्रों की धुलाई आवश्यक है। यानी कोई पूछे वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है, तो आप इस तरीके से लिख देना, ठीक है। सामान्यतः वस्त्रों को घर पर धोने से समय व धन की बचत होती है। समय की बचत कैसे होगी मैम, तो क्योंकि मान लो आप यहाँ से जो भी कपड़ा लेकर के जा रहा है, वो आज लेकर के जाएगा, 4 दिन बाद लेकर के आएगा, तो बिल्कुल मैम लेकर के आता ही है। और मान लो हमारे घर में है, तो आज हम धुल लिए, कल पहन लिए, वेरी गुड, आप सही कह रहे हो, ठीक है।
उनका रंग खराब नहीं होता, बाहर धुले वस्त्रों में संक्रमण का भय बना रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हो धोबी वगैरह जो होते हैं, जो बड़े बड़े टेंट वगैरह धुलते हैं, आप लोग देखते हो कहाँ ऐसे रोड पे फैलाए रहते हैं, तो देखते हैं, आप लोग देखो ना देखो, कपड़े नहीं होते, कैसे एम्प्लॉयमेंट भी होता है। सॉरी। कपड़े वस्त्र धोने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैंट शर्ट की जेबों को जांच लें। कपड़ों में लगे दाग धब्बे की सफाई पहले कर लें। सॉरी। अगर कहीं फटा हो तो उसे मरम्मत कर लें, तब सिलाई करें। बटन ढीली हो तो बटन टाइट कर लें। कुछ ऐसा जेब या बटन में लगा हो कुछ कीलदार, अगर आपको चुभने का डर हो तो उसे निकाल लें, ठीक है। दाग धब्बे छुड़ाने संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे दाग लगे वस्त्रों को तत्काल ही छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। दाग धब्बे छुड़ाने की दो प्रमुख विधियां हैं, रासायनिक विधि और घरेलू विधि। घोलक इस विधि में घोलक विधि में क्या होगा, इस विधि में दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए घोलक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। घुलनशील पदार्थों में कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। अब ये कौन सा चैप्टर हो गया, आप लोगों का स्टेन रिमूवर हो गया, यानी दाग छुड़ाने वाला, ये कपड़े की धुलाई एवं रख रखाव इस चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। पेट्रोल, एसीटोन, तारपीन तथा मिट्टी का तेल प्रमुख क्या है, घोलक पदार्थ है। विरंजक विधि कौन सा होगा, यदि धब्बे आसानी से नहीं छूटते तो उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे ऑक्जेलिक एसिड, सुहागा, जेबेल वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा पोटेशियम परमैंगनेट प्रमुख है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, और आते हर बार जरूर है, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। चूसक विधि क्या है, चूसक विधि का प्रयोग प्राय रेशमी वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि रेशमी वस्त्रों को पानी में नहीं धोया जाता। रेशमी वस्त्रों के लिए मुख्यतः चौक, टेल्कम पाउडर, मैदा, पीसी हुई खड़िया का प्रयोग किया जाता है, ठीक। हल्दी के छुड़ाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, स्याही के दाग छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिकम, पोटेशियम परमैंगनेट किसको, हल्दी के दाग को छुड़ाने के लिए, लाल दवा जो था, स्याही के दाग को छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिकम। चाय या कॉफी के दाग को छुड़ाने के लिए बोरक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको नोट डाउन कर लेना प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो। वस्त्र धुलाई का कार्य एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसमें विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, साबुन, नील, पलक, टब, बाल्टियां, साबुन है तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। वस्त्रों की धुलाई की विधि, हाथ से रगड़कर ब्रश से करते हुए भी छोड़ दो। शुष्क धुलाई यहाँ मैं जरूर पढ़ाऊंगी। कपड़े की एक ऐसी विधि है जिसमें जल या पानी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें जल के स्थान पर अन्य द्रव व तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यह विधि अन्य विधियों से जटिल होती है, इसलिए इसका प्रयोग मुख्यतः व्यावसायिक स्तर पर ही किया जाता है। विभिन्न कपड़ों की प्रकृति एवं उनकी बनावट भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः उनकी धुलाई का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि कपड़ों की चमक, बनावट तथा रंग रूप बना रहे। अन्य वस्त्रों की तुलना में सूती वस्त्रों की धुलाई आसान होती है, क्योंकि इन पर किसी भी धुलाई का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। बता दो यहाँ पे, रेशमी वस्त्र, ये कैसे हुए, इनको देख के आप लोगों ने ऊनी वस्त्र जेंटिल में धोना उपयुक्त होता है, सत्य या जेंटिल, इधर देखो, ऊनी वस्त्रों को इजी रीठे का सत्य या जेंटिल में धोना उपयुक्त होता है। क्षार युक्त से नहीं धोना चाहिए, इसको क्या है, अम्लीय से धोना चाहिए, ठीक है। अब कृत्रिम वस्त्र क्या है, यहाँ पे दाग धब्बे मैल पक्के नहीं होते। कृत्रिम वस्त्रों के निर्माता द्वारा धुलाई के निर्देश लिखे जाते हैं, उनके अनुसार साबुन या डिटर्जेंट का चयन करना चाहिए, ठीक। आप लोग को ये पढ़ा दिए। अब यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर करो। वस्त्रों को धोने से क्या लाभ होता है, आप लोग सोचते हो कि मैम थ्योरी पढ़ाने लगी, अरे भाई इतनी चीजें इंपॉर्टेंट अगर ना पढ़ाए, बताओ एक एक शब्द से क्या ट्यूशन बन ही जाते हैं। तो थ्योरी आप पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट डाउन करके रख लिए, आप कभी भी रिवीजन करते रहोगे। आप आंसर करो फर्स्ट का, तो वस्त्रों को धोने से क्या लाभ है, आंसर करें। वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये सभी होगा। तो ये सभी होगा क्या, तो जी हाँ, ये सभी हो जाएगा। हम मानते हैं मेला वगैरह है, नवरात्रि आप लोग घूमने जाएंगे, लेकिन सुबह नहीं ना चले जाएंगे, आप लोग क्लास कर लो, पढ़ लो, फिर जाओ शाम को जाना, ठीक। घर में कपड़े धोने से किसकी बचत हो सकती है, समय की, धन की, वस्त्र की, ये सभी की। घर में कपड़े धोने की बात हो रही है, तो आप कहोगे मैम ये सब हो जाएगा, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, फटाफट आंसर करो, आप लोग ऊपर पढ़ लिए हो तो। तीसरे का आंसर करो, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होगा, कठोर जल, गर्म जल, मृदु जल, समुद्र का जल।
तो आपने कहा मैम मृदु जल क्या होगा, कपड़ों की धुलाई के लिए बेस्ट होगा। चौथे का आंसर कर दो आप लोग। हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि है ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, पेट्रोल द्वारा, तनु पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा। आप लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपने कहा मैम तनु पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा। ठीक, 5 का आंसर करो। फलों के दाग को छुड़ाने के लिए उपयुक्त होता है, ऊपर तो नहीं दिया था कि फल का दाग आप कैसे छुड़ाओगे, कि दिया था? नमक द्वारा, पेट्रोल द्वारा, स्प्रे द्वारा, ये सभी द्वारा। तो आपने आंसर कर दिया मैम नमक द्वारा हम फलों के दाग को छुड़ाएंगे। वस्त्र धोने से पूर्व, पानी पीने तब तक आप लोग पढ़ते रहो। वस्त्र धोने से पूर्व क्या करना चाहिए? फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए, शो बटन निकाल देना चाहिए, मैंने जैसा बताया ऊपर आप लोगों को, दाग धब्बे छुड़ा लेना चाहिए, ये सभी हो जाएगा। आप पानी नहीं पी पाए, इन लोग अपने ट्यूशन खत्म कर लिए। चलो 4 का 7 का आंसर करो। अब आप लोग आंसर करो नेक्स्ट। वस्त्रों की धुलाई की एक विधि है, हाथ से धोना, शुष्क धुलाई, मशीन द्वारा धोना, इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर कर दिया मैम शुष्क धुलाई जो है क्या है, विधि है। ठीक है, ड्राई वॉशिंग, ड्राई क्लीन। 8 का आंसर करें। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी का, रीठे का, साधारण साबुन का, सोडा का। देखिए इस चैप्टर में, इस बुक में कितने चैप्टर, शायद 21 चैप्टर होंगे। 22 चैप्टर है। ठीक है, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो हम लोग 50-50 कर लिए, कोई बात नहीं है। 11वें चैप्टर पे, 11वें या 12वें चैप्टर पे हम लोग चल रहा, कौन से 12वें चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, 12वां चैप्टर है। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 8 का हो जाएगा। रीठे के घोल में हम रेशमी वस्त्र को साफ करते हैं। इसका आंसर करो। नील का प्रयोग किस वस्त्र पे होगा? रेशम पे, ऊनी पे, सफेद पे, रंगीन वस्त्र पे। तो नील आप लोग जानते हो कि हम लोग सफेद कपड़े पे लगाते हैं। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विम का, रीठे का, नहाने का साबुन, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी क्या होगा, आप लोग एक चीज से कोरिलेट करते हो कि जहां जहां सिल्क के लिए चीजें होती है, वहीं वहीं साथ में बुल वाली भी चीजें चलती है। क्यों करते हो कि नहीं करते हो ये चीजें कोरिलेट? आप लोग नहीं करते हो लेकिन हम करते हैं ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोटीन फाइबर हैं, दोनों एनिमल फाइबर हैं, इसलिए ये सारी चीजें उनमें समानता मिलती है। ठीक है, और आप लोग देखते हो कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इनमें चीजें समान दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, एक प्रकृति के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज को रिलेट करके भी क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। तो इसका भी हो जाएगा रीठे का घोल। चावल व अरारोट का कलर किन वस्त्रों पे दिया जाता है? आप लोग रीठा जानते हो कि नहीं? इस तरीके से गोल गोल होता है, मैरून मैरून कलर का होता है, ऐसे होता है, इससे बाल धुलते हैं। हम तो हमेशा हर संडे को मेहंदी लगाते हैं, जब मतलब ये कंपलसरी नहीं कि हर संडे को ही लगाएं, तो उस मेहंदी में ही रीठा उठा मिला करके लगा लेते हैं। ये क्या होता है, नेचुरल शैम्पू होता है। ठीक है, तो कपड़े तो नहीं मैं धुलती हूँ, लेकिन हाँ बाल धुल लेती हूँ रीठे से। नेट पे सर्च कर लेना आप लोग, रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये सारी चीजें डाल करके मिला करके बाल वाल धुल लेते हैं। आप लोग भी धुल लिया करो। चावल व अरारोट का कलर किन वस्त्रों में दिया जाता है? तो रेशमी, ऊनी, सूती और कृत्रिम वस्त्र पे। 11 का आप आंसर करो क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, क्या कर दिया आपने, सूती वस्त्र हो जाएगा। अरारोट व चावल का कलप लगाते हैं। किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलप लगाया जाता है? कलप जानते हो आप लोग? रिवाइव, रिवाइव, जिन्हें हम माड़ी कहते हैं, कपड़े पे लगा करके जो कपड़ा एकदम तना तना होता है। आप लोग नेता होता के कुर्ता देखते हो, हम भी जब कॉटन कपड़ा अपना पहनते हैं, कॉटन का, हर दुपट्टे पे मेरे क्या होता है, कपड़े पे तो नहीं लेकिन हर दुपट्टे पे, पापा के, मेरे लीलन के शर्ट पे, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, रिवाइव मेरी मम्मी लगा करके ओके रखती है। ठीक है, कपड़े प्रेस मतलब वो अच्छा भी होता है, एक बार से 2 बार भी आप कपड़े पहन सकते हो, पता नहीं चलता है, और जिधर फोल्ड करोगे उधर ही फोल्ड हो जाता है। तो आपके पास सिल्क की साड़ी हो, कॉटन की साड़ी हो, सूट हो, उस पे आप यूज करके पहन सकते हो। कपड़े में क्या होती, जान आ जाती है, कपड़ा मजबूत हो जाता है। तो 12 का आपने आंसर कर दिया मैम, रेशमी वस्त्रों पे गोंद का कलप लगाते हैं। आजकल तो मार्केट में लिक्विड रिवाइव आने लगा है। 13 का आंसर करें। ऊनी वस्त्र को प्रेस करने के लिए कितना ताप चाहिए? बहुत कम, कम, हल्का, अधिक। 13 का आंसर करें आप, तो आपने कह दिया मैम बहुत कम। ऊनी वस्त्र की बात कर रहा है ना, तो बहुत कम होगा। अगर यही काटन देता तो अधिक होता। ठीक है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? पटक पटक करके, वस्त्रों को रगड़ कर, पटक कर, पीट कर, कोई भी नहीं। तो आप आंसर कर दो। आप कहोगे मैम वस्त्रों को पीट कर कि रगड़ कर कि वस्त्रों को पटक कर, क्यों? उसमें से तो कोई नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से दिया है।
तो बिल्कुल उनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पटकना झटकना नहीं है, नहीं तो कपड़ा ही आपका पटक जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर करो आप। 15 का, कीड़े एवं फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए। सेंट डालेंगे, मिट्टी का तेल, फूल डालेंगे, नेफ्थलीन की गोली डालेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैम, फिनाइल की गोली हो गई, नेफ्थलीन की गोली हो गई, कुनैन की गोली हो गई, ये चीजें हम डाल देते हैं। लौंग की कली भी आप डाल सकते हो, नीम की पत्ती भी आप डाल सकते हो, ये सब भी घरेलू क्या होते हैं, हम तो नीम की पत्ती ही लौंग की कली ही डालते हैं। आप कहोगे मैम क्यों लौंग की कली डालती हैं? क्योंकि कुनैन की गोली क्या होती है, पूरा एकदम स्मेल करता है, और मुझे एलर्जी, आप लोग जानते हो, देखते हो हर क्लास में कोई ना कभी छींक आ जाती है, तो ये सब मेरे साथ का कॉमन है। तो मुझे स्मेल नहीं बर्दाश्त होती, जैसे स्मेल लगता है कोई भी नाक में तो तुरंत छींके शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो लौंग की कली है ये कपड़े में डाल दो, तो लौंग की कली तो उतनी महकती नहीं है, तो वो क्या है, इसलिए हम लोग लौंग की कली या नीम की पत्ती ही हमारे यहाँ पड़ता है, ना कि नथनील की गोली। इधर आ जाओ, आप लोग देख लो। वस्त्रों की धुलाई क्यों की जाती है? तो सुरक्षा के लिए। वस्त्र धोने के लाभ क्या हैं घर पे? तो समय और धन की बचत है। धुलाई की छटाई उठाई क्या है, सब देखते हैं ना आप लोग। नींबू का प्रयोग किन धब्बों धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है? तो स्याही के धब्बों को छुड़ाने के लिए हम नींबू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी तब अच्छा, इसलिए मैं खींच करके लाई हूँ। तेल के धब्बे को छुड़ाने की विधि दीजिए, तो पीछे दिया ही नहीं है। नेल पॉलिश के धब्बे छुड़ाने की विधि, हम महिलाओं के दाग धब्बे होते हैं, आप देख लेना। नेल पॉलिश के धब्बे छुड़ाने के लिए स्प्रे या अल्कोहल का मुख्य प्रतिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों की धुलाई के लिए प्रयोग होने वाली दो वस्तुएं, तो रीठे कसत और डिटर्जेंट हो गया। शुष्क धुलाई के दो मुख्य लाभ क्या क्या है? तो इनसे वस्त्र सिकुड़ने और खराब होने की आशंका नहीं रहती। वस्त्रों के रंग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। वस्त्रों में चिकनाई या वसा को कैसे छुड़ाएंगे? तो ये भी दे रहा, पृष्ठ 12 पे 134 जा करके देखें। रंगीन सूती वस्त्रों को धोने की विधि लिखिए। तो रंगीन सूती वस्त्रों को साबुन या डिटर्जेंट के घोल में भिगोने के पश्चात रगड़ कर साफ करना चाहिए। धोने के उपरांत उल्टा करके छाया में सुखाना चाहिए। इसमें नीम श्वेतक नहीं लगाया जाता है। इधर आ जाओ, देख लो। सफेद कपड़े में, सूती वस्त्र में आप पीलापन कैसे दूर करेंगे? तो उन्हें क्या करेंगे? श्वेतक यानी टिनोपाल आदि नील के प्रयोग से सफेद वस्त्रों को पीलापन दूर कर देंगे। सूती रेशे मजबूत होते हैं, अतः उन्हें उबाल कर, रगड़ कर, पटक कर या सोडे में किसी भी प्रकार हम धो सकते हैं। आप लोग आंसर कर दो। कितना परसेंट है सूती कपड़ा भीगने पे मजबूत हो जाता है और ऊनी कपड़ा कितना परसेंट कमजोर हो जाता है? इसका आंसर तो आप कर ही दो। ऊनी वस्त्रों को धोकर रस्सी पर क्यों नहीं सुखाते हैं? रस्सी पर इसलिए नहीं सुखाते क्योंकि लटक करके उनका आकार बिगड़ जाता है, अतः उन्हें समतल पे सुखाना चाहिए। इस तरीके का तपक हो, उस पे हमें क्या है, सूती कपड़ा सुखा ऊनी कपड़ा सुखाना चाहिए। कितने यहाँ पे सुखाया जाता है? हमारे यहाँ तो नहीं ऐसे सुखाया जाता भाई। रेशमी वस्त्रों को किस प्रकार का कलफ लगाते हैं? तो गोंद का कलफ लगाते हैं। प्रेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ दिया। ऊनी कपड़ों को कैसे प्रेस करेंगे? कितने प्रकार के कलफ होते हैं, सब पीछे दिया हुआ है। अब यहाँ से आपका ये चीजें खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर। आप कहोगे मैम आज ही सारा करा देंगी क्या? तो यही करा करके मैं खत्म कर दूंगी। 1 घंटा 17 मिनट हो चुका है। आप लोग कर लो, क्या रोज रोज करना लगा, मैं सोच रही हूँ ये भी बुक खत्म हो जाए। ठीक है, क्यों उसी में लटका करके रखना लगा है? अब आप आंसर करो। रसोई घर में सबसे निकट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप बता दो। चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, आप बता दो। तो सोने का कमरा होना चाहिए, ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, इनमें से सभी। तो आपने कहा मैम भोजन कक्ष जो है, डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम क्या है, रसोई यानी किचन के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरत क्या हो, बना करके खाना में तुरंत सर्व कर दे। रसोई घर की बनावट कैसी होनी चाहिए? प्रकाश आता हो, प्रकाश न आता हो, प्रकाश दिखता हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर कर दिया मैम प्रकाश आता हो। क्या हो? प्रकाश आता हो। 3 का आंसर करो। इनमें से भोजन बनाने का सर्वोत्तम उपकरण है कोयले की अंगीठी, लकड़ी का चूल्हा, गैस का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। तो 3 का आपने आंसर कर दिया मैम गैस का चूल्हा। सबसे उपयुक्त पूछ रहा है ना, सर्वोत्तम तो गैस का चूल्हा होगा। रसोई की रसोई घर की व्यवस्था क्या कहलाती है? गृह सज्जा, गृह कला, गृह विज्ञान, गृह व्यवस्था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपने कहा मैम गृह कला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गृह कला कहलाएगा। रसोई घर में रसोई घर कितना बड़ा हो उसमें आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। कितना ही बड़ा हो उसमें आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब चाहे जितना भी बड़ा उसमें क्या होनी चाहिए? कुर्सी की, जल की, भंडार की, व्यक्तियों की। तो आपने आंसर कर दिया मैम भंडार की व्यवस्था, आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, किसकी? भंडार की। ठीक,
जल्दी जल्दी आप लोग कर लो भाई, अब मेरा यही मन कर रहा था खत्म कर देगा, खत्म कर दो ठीक। यू आकार की रसोई घर कितनी दीवार की होती है? 1 2 3 4। तो आपने कह दिया मैम यू हम इस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से एक दीवार हो गया, दो दीवार हो गया और तीन दीवार हो गया, तो कितने दीवार की हो जाएगी? तीन दीवार की। ठीक, 7 का आंसर करो। 7 का आंसर आप करते। एल आकार के रसोई घर में कितनी दीवारें होंगी? इस तरीके से अगर आप एल बना रहे हो तो इसमें कितनी दीवार हो गई? आप ऐसे बना करके देख लेना, तो आप कहोगे मैम 1 हो गया, 2 हो गया, तो कितनी दीवार हो जाएंगी? 2 दीवार हो जाएंगी। ठीक है। आदर्श रसोई घर क्या होता है? एक दीवार, दो दीवार, एल आकार का और यू आकार का। तो आदर्श रसोई घर आप लोग जानते हो क्या होता है? एल आकार का जो रसोई होता है उसे आदर्श माना गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, छोटे से जगह में कम हो भी जाता है, और यू आकार की जगह बनाने के लिए रूम बड़ा होना चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ भी एल आकार का है। किचन जानते हो हर घर में छोटा ही होता है, बहुत रेयर घर में आजकल फैशन चला है कि बड़े किचन बनने लगे हैं। ठीक, सुविधा की दृष्टि से रसोई घर के कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? 1 2 3 या 4। तो आप कहोगे मैम ये कैसा प्रश्न हो गया? तो ये हो गया 4 भाग में बांटा गया है, ऐसा ही प्रश्न है। आधुनिक, आप लोग पूरा विस्तार से पढ़े होते अंदर घुस घुस करके, तब इसका जवाब आप लोग जान पाते। यहाँ तो उत्तर दिख जा रहा है, खैर कोई नहीं। आधुनिक प्रकार का ईंधन है तो गैस है। क्या है? गैस है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आ जाओ इधर। ये चैप्टर करा के मैं नहीं कराऊंगी, सच बता रहे हैं, भले ही 2 वीडियो मैं बाद में लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। रसोई घर का कौन सा उपकरण नहीं है? गैस है, मिक्सी है, प्रेशर कुकर, लकड़ी का चूल्हा है। तो आप बता दो। आपने कहा मैम लकड़ी का चूल्हा नहीं होगा। चीनी मिट्टी के बर्तन को साफ करने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे? चूने का घोल, छिड़का, नमक का घोल, इमली का पानी। आप बता दो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपने कहा मैम 12 का हो जाएगा सिरका यानी विनेगर। क्या होगा? सिरका। स्टेनलेस स्टील के बर्तन को साफ करना चाहिए किससे? विम से, सिरके से, सोडे से और चूने से। तो आपने कहा मैम विम से। तो स्टील की बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग अपने घर में खाना खाते हैं, बनाते हैं। रसोई घर की व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व है वायु का ईंधन, ईंधन का, पानी का, समय का। आपने आंसर किया मैम सफाई का। उसका सफाई की सबसे सर्वाधिक महत्व सफाई का होगा, नहीं तो उसमें कीड़े रेंगने लगेंगे। ठीक है, इधर उधर भागने लगेंगे। 15 का आंसर करो। किस विधि से भोजन पकाने पर पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते? तल कर, भाप कर, उबाल कर, भून कर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर करो। 16 का आंसर हो जाएगा मैम भाप में पका करके। क्या होगा? भाप में पका करके। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लो। रसोई घर को परिभाषित करें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रसोई घर घर का वह कमरा होता है या भाग होता है जहां भोजन पकाया जाता है। रसोई घर को क्या कहते हैं? घर का हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ठीक है। आदर्श रसोई घर कैसा होना चाहिए? तो आदर्श रसोई घर स्वच्छ हो, सुव्यवस्थित हो, हवादार हो। रसोई घर में प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकार के दोनों प्रकार की लाइट आने की व्यवस्था हो। रसोई घर का आकार पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इधर आप लोग देख लो, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मैं तो लेकर के आई थी आप लोग को पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक, इधर आओ। आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो। यू आकार वाला रसोई, एल आकार, एक दीवार और दो दीवार। ठीक है। खड़े होकर भोजन पकाने की कौन सी शैली है? तो विदेशी या पाश्चात्य दोनों शैली है। भारतीय शैली में रसोई घर में क्या दोष है? तो बैठकर खाना बनाया जाता था, जो गृहिणी को बार बार उठना पड़ता है, बार बार उठने बैठने में क्या होता है? हमारी एनर्जी लॉस होती है। एल आकार के रसोई घर की क्या विशेषता है? इस प्रकार के रसोई घर दो दीवार पर बनाए जाते हैं, जिसमें एक दीवार में सिंक और दूसरी पर फ्रिज स्थापित किया जाता है। कोयले की अंगीठी कहाँ उपयोग होती है? तो घरों में, होटल में, रेस्तराओं में, रेस्टोरेंट में कोयले की अंगीठी का प्रयोग होता है। रसोई घर में आधुनिक उपकरण क्या है? तो ओवन का बिस्किट हो गया, केक पेस्ट्री बनाई जाती है, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे कुछ मैं लेकर के आई हूँ आपको, हाँ देख लो। रसोई घर की दैनिक सफाई का उदाहरण क्या है? तो बर्तन साफ करना दैनिक सफाई का उदाहरण है। डिब्बे के, दालों के डिब्बे साफ करना, ये क्या है? साप्ताहिक सफाई का उदाहरण है। रसोई घर में वार्षिक सफाई क्या है? तो पेंट हो गया, पुताई हो गया, वार्षिक सफाई के उदाहरण है। हैदराबादी चूल्हे का आकार कैसा होता है? तो एल आकार होता है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोगों का हंसते खेलते 1 घंटा 24 मिनट का वीडियो हो गया, और आप लोगों का कितना चैप्टर हो गया? तो हमने 13 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। 14 चैप्टर बचा है, जो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। फिलहाल इस तरीके से आप लोग का वीडियो खत्म होता है।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं फटाफट 2 वीडियो में इसे खत्म ही करा दूं? अगर चाहते हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।